नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के राजनीति शास्त्र का तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय क्या है? लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो बच्चों ये अध्याय भी कंप्लीट हो चुका है, पूरा अच्छी तरीका से मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूं। अगर नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तीसरा अध्याय में जो जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपकी किताब में दे रखा है सभी चीज कंप्लीट करवाएंगे। इससे पहले दो अध्याय जो आप लोग का था, अध्याय पहला और दूसरा अध्याय, दोनों अध्याय पहले तो हमने अच्छी तरीके से पढ़ा दिया आप लोग को। अगर नहीं देखें जरूर देखेंगे। साथ में अध्याय जैसे ही खत्म होता आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी मिल जाता, मतलब किताब का प्रश्न उत्तर भी आप लोग को करवाता हूं। हमेशा मैं आप लोग को एक बात बोलता हूं कि भैया रिवीजन के बिना ना डिवीजन संभव नहीं है, इसलिए हमेशा जो है रिवीजन करते रहना चाहिए। ओके, और जो बच्चा तीसरा अध्याय वाला वीडियो नहीं देखें देख लीजिएगा। ओके, बहुत अच्छी तरीके से हम आपको उसमें समझाएं। तो आइए आज हम लोग क्या कर लेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सबसे पहले आपके प्रश्न में जो है आपके अध्याय में जो ऑब्जेक्टिव दे रखा है, तो ऑब्जेक्टिव हम लोग पहले कवर कर लेते हैं। और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव दे रखा है 30 गो, ठीक है, और सब्जेक्टिव भी ज़्यादा दे रखा है, इसलिए ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबा होगा। ओके, आ जाओ देख लो, हम लोग पूरी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोला जाता है। बाबू ये चीज तो जानते ही होंगे। ठीक है, कह रहा है सही विकल्प चुने। अब यहाँ पे प्रश्न पहला है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो भैया मैं आप लोग को एक बार और वो घटना दोहराना चाहते हैं कि हम लोग का देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हम लोग का देश आजाद हुआ था कि नहीं भाई? 2 साल बाद, ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हम लोग का क्या हुआ? संविधान लागू हुआ था। संविधान जो है लागू किया गया था। ओके, उसके बाद 1951 में भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, चलो समझ में आ गया, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिएगा, याद रखिएगा, 1964 में कौन बन गया? लाल बहादुर शास्त्री। कौन बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरा प्रधानमंत्री आप लोग का कौन बना था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। अब देखो 1964 के बाद ये 2 साल के बाद ही 1964 में क्या होता है? 2 साल बाद, ठीक है, ये शासन के प्रधानमंत्री रहे। 2 साल के बाद क्या होता है? इसके साथ एक घटना हो जाता है, रूस में जाता है एक समझौता के लिए। कहाँ पे? रूस में। और रूस में जाने के बाद इसको जो है हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने से इसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। ओके, ये चीज क्लियर हुआ। फिर 1966 में इंदिरा गांधी की सुपुत्री, जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री, इंदिरा गांधी की सुपुत्री नहीं, जवाहरलाल नेहरू की जो सुपुत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है, नेहरू से गांधी बनने का भी बहुत सारा कारण था, ठीक है। इंदिरा गांधी का शासन चला और ये प्रधानमंत्री बना। तो 1975 ईस्वी में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी ही क्या थी? प्रधानमंत्री थी, और इनको अभी सत्ता का उतना नॉलेज नहीं था, सही ढंग से ये जो है शासन नहीं कर पा रही थी। तो देश में क्या हुआ था? भूखमरी चालू हो गया था, आपातकाल लागू हुआ था। किस वजह से? उसके पीछे भी रीजन है। इस सवाल का अगर हम आंसर दें ना तो पूरे कांग्रेस का पूरा फंडा बताना होगा। तो देखो क्या होता है, इसका शादी हो जाता है, इंदिरा गांधी का शादी हो जाता है। इसके पति का नाम फिरोज खान, ठीक है, इनके पति का नाम क्या है? फिरोज खान। ये दोनों का लव मैरिज शादी हुआ था। कौन सा मैरिज? लव मैरिज शादी हुआ था। तो फिरोज खान को गांधी जी ने बोला तुम अपना सर नेम चेंज कर लो, फिरोज गांधी बन जाओ, ठीक है, तब जाके इसका नाम क्या बना? फिरोज गांधी। और दुर्भाग्यवश इनको भी गोली मार के विपक्षी पार्टी ने हत्या कर दिया था, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ था? छात्र आंदोलन हुआ था, बिहार का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था। उसके बाद छात्र आंदोलन से ही संपूर्ण क्रांति हुआ था, ठीक है। और संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। और जयप्रकाश नारायण ने ही क्या किया था?
इंदिरा गांधी पे मुकदमा दायर कर दिया था, ठीक है। और इहो गुस्सा से की थी, पूरे देश में क्या कर दिया था, आपातकाल लागू कर दिया था। आपातकाल मतलब समझते हैं, दो व्यक्ति एक जगह रह के बातचीत नहीं कर सकते, और दो व्यक्ति नहीं जुड़ेंगे तो कैसे क्रांति होगा जी, आंदोलन होगा, नहीं होगा। तो इसलिए घटना समझ में आया। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो याद रखना है, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। आई होप ये चीज समझ में आ गया। इसका राइट आंसर गो हो जाएगा। कोई दिक्कत जी, ये कहानी मुझे समझाना था तभी आप लोग को समझ में आता, नहीं तो डायरेक्ट ABCD मारने के बाद तो फिर तो भैया मजे ही मजे। ओके आ जाओ। अब देखो भाई यहाँ पे क्या था कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। जन आक्रोश मतलब लोगों में जो है सत्ता के प्रति विरोध कब से शुरू होने लगा, तो याद रखिएगा 1960 से 70 के बीच में यह सिलसिला जारी रहा, इसलिए इसको जो बोला जाता है 1970 का दशक बोला जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, खो हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, खो हो जाएगा। तो 1960 नहीं मारना, 1960 से 70 के दशक को क्या बोला जाता, 1970 के दशक से शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका। कोई दिक्कत जी नहीं ना। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश, जन लोगों का आक्रोश कब से शुरू हुआ, कब से, 1970 से। 1970 में किसका शासन, 1970 में किसका शासन, इंदिरा गांधी का। किसका, इंदिरा गांधी का। याद रखना बच्चों, इंदिरा गांधी का शासन था 1970 में, वही प्रधानमंत्री थी। ओके, बीच में सत्ता गड़बड़ाया, आगे मैं चर्चा कर लूंगा, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव इस तरह से दिया है कि मैं आप लोग को सब्जेक्टिव पढ़ा दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इस तरह सेट किया गया है। देखो यहाँ पे तीसरा किताब का ही है, मैंने अपने मर्जी से नहीं दे रखा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। याद रखना है मोरारजी देसाई। ये जो है जब 1975 के बाद 77 में आम चुनाव हुआ था, ये बहुमत से जीत गया था और ये क्या बन गया था, प्रधानमंत्री बन गया था। क्या बना था, प्रधानमंत्री। इनको भी सत्ता का समझदारी नहीं था, सत्ता सही से नहीं चला सका, तो इसको भी हटा दिया गया। फिर से किसका आ गया, इंदिरा गांधी का राज आ गया। किसका, इंदिरा गांधी फिर से शासन करने लगी। तो ये जो है जब ये संपूर्ण क्रांति हुआ था उसी के बीच में सत्ता 1977 में हुआ था। कब हुआ था, 1977 के क्रम में हुआ था आम चुनाव, और इधर से जनता पार्टी था, इधर से कांग्रेस पार्टी था, दो दल का था। और ये जो है क्या बन गया, इसको बहुमत ज्यादा मिल गया। चाहे काहे कि इंदिरा गांधी पे लोग जो आक्रोशित था, काहे कि इसको सही से चलाने नहीं आता था, देश में बेरोजगारी अधिक बढ़ रहा था, भूखमरी अधिक बढ़ रहा था, इसलिए ये चीजें हुआ था। तो इंदिरा गांधी जो थी फिर से सत्ता में आ गए, कितना, 2 साल बाद, ठीक। और इधर है नीतीश कुमार, तो आजकल के लड़का हैं, अच्छा सॉरी अंकल हैं, ठीक है, आजकल के हैं, पहले के नहीं है, आजकल के हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, ठीक है। चलो बिहार का मुख्यमंत्री, चलो भाई हम मजाक से बोल देते हैं, कोई दिल पे मत लेना मेरे बात को। जयप्रकाश नारायण। तो बच्चों सवाल क्या था यहाँ पे, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, जयप्रकाश नारायण किया था। ओके, और ये जो राष्ट्रीय आंदोलन हो गया था, राष्ट्रीय आंदोलन कौन हो गया था, बिहार आंदोलन, बिहार का छात्र आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन हो गया था। ओके आ जाओ भाई। चलो भाई यहाँ पे सवाल देखो, दिख रहा है ना भाई, हाँ चलो इधर छिप जाते हैं। भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। देखो सवाल आ गया, देखो 1977 में आम चुनाव हुआ था, 1977 में आम चुनाव हुआ था, 2 दल था, ठीक है, 2 दल था। एक था जनता दल, ठीक है, दूसरा दल आपका हो गया इधर कांग्रेस का दल, ठीक है, कांग्रेस पार्टी, ये बोलने दीजिए कोनो दिक्कत, कांग्रेस पार्टी। अब इधर से जो कौन था, इधर से जनता दल में जो एक लोग था, कौन था, मोरारजी देसाई। कौन था, ठीक है भाई, मोरारजी देसाई, ठीक। और इधर से कांग्रेस है इंदिरा गांधी, ठीक है। और इनको जो है बहुमत ज्यादा मिल गया था, किनको, इनको 1977 में आम चुनाव, यहीं पे बता रहे थे जी। चलो हाँ, तो जनता दल को जो है ज्यादा बहुमत मिल गया, जनता दल पार्टी को, ठीक है। तो इसका
और यहाँ पे मोरारजी देसाई जो क्या बन गए थे, प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन 2 साल रहे, इनको भी शासन करने का लूट ढंग नहीं था। फिर से इंदिरा गांधी आ गए, तो क्या हो जाएगा, जनता दल पार्टी को। मतलब भारत में 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला, तो जनता दल को। आई होप क्लियर हो गया, कोई दिक्कत हुआ जी समझने में। देखो ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं लेकिन एक एक चीज तोड़ के हम बताते हैं, मेरा यही असूल है भाई। ये नहीं कहा है BCD, नहीं मेरे भाई, अगर पढ़ना हो ना तो सही से पढ़ा करो, वरना पढ़ने का मतलब क्या है, याद रख, एक सवाल से अपने 10 सवाल अपने दिमाग में कंटेक्ट करो, तभी मजा आएगा। ओके आ जाओ। तो भैया फेमस प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है। सबको पता होगा पेड़ पौधे से संबंधित है। कहा है कि चिपको आंदोलन हुआ था तो लोग इसमें क्या करते थे, लोग वहाँ जनजाति जो भी था उनका वृक्ष वगैरह काटते थे, और वृक्ष काटने के विरुद्ध किया कौन, पुरुष लोग जब विरोध करने लगा कि भैया वृक्ष काटने नहीं देंगे, ठेकेदार क्या करने लगा, उसको शराब पिलाने लगा, शराब के लोभ में वृक्ष कटवाना शुरू कर दिया था पुरुष। और इसमें चिपको आंदोलन में सबसे बड़ा भागीदारी है तो महिला लोग का है। महिला लोग को लगा भैया पहले तो पर्यावरण दूषित कर रहा है और हमारे पेड़ पौधे भी काट रहे हैं, दूसरा बात कि हमारा पति को शराबी लोग बना रहा है, ठेकेदार को। बस ये लोग क्या क्या जाके पेड़ में चिपक जाती थी। लगभग 27 औरत की मृत्यु हुआ था, पेड़ में चिपकले काट दिया था ठेकेदार। ठीक है, तो याद रखना है कि अंगू की पेड़ काटने की अनुमति से, ठीक है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है। अबे भैया हमने तो गलती मार दिया, संबंधित नहीं है। देखो अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, या शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, या कांग्रेस पार्टी के विरोध से। कांग्रेस पार्टी के विरोध से यही हो जाएगा, नहीं है संबंधित। अंगूर का पेड़ आर्थिक शोषण मुक्ति से, शराब के विरुद्ध वहां पे आवाज उठाया जाता, चिपको आंदोलन इन सभी से संबंधित है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है। ओके ये चीज क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। यहाँ पे मैंने इसलिए मार दिया कि हमको लगा है संबंधित है, तो अगर संबंधित रहता तो अंगूर की पेड़ काटने की अनुमति से मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, यहाँ पे क्या था, नहीं, तो नहीं कांग्रेस पार्टी के विरोध से। ओके क्लियर। आइए 6ठा नंबर, दलित पैथर्स का कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। दलित पैथर्स जो हुआ था, दलित लोग समझते हैं ना, हरिजन लोग, कम जाति का जो लोग होता है। मैंने आप लोग को जो पढ़ाया था सिविक्स के अंतर्गत, अगर पद कर्म में देखा जाए तो ऊपर में ब्राह्मण को रखा गया, ब्राह्मण को, ठीक है। दूसरे पद कर्म में किसको रखा गया, क्षत्रिय को, ठीक है। और तीसरे पद कर्म में रखा गया वैश्य को, ठीक है। और चौथे पद कर्म में किसको रखा गया, शूद्र को रखा गया, ठीक है, चौथे पद कर्म में। और यही शूद्र के ही अंतिम जो होता है, अंतिम पद कर्म, उसी में क्या आ जाता है, दलित लोग आ जाता है। और दलित लोग को जो है, ई लोग जो है ब्राह्मण, क्षेत्रीय में कौन आ जाता है, क्षत्रिय सॉरी, ठीक है। इसमें कौन आ जाता है, राजपूत आ जाता है, राजपूत, भूमियार वगैरह सब इसमें आता है। तो ये लोग पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे पे दलित लोग, और महिला के साथ बड़ा शोषण किया जाता था उस समय, ठीक है। इनको गांव से बाहर रखा जाता था बहुत ज़्यादा। तो दलित लोग ने दलित पैथर्स मतलब संगठन बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि दलित पैथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। तो जाति प्रथा का उन्मूलन होगा ही, दलित सेना का गठन ये भी होगा, भूमिहीन गरीब विकास की उन्नति, ठीक है, औद्योगिक मजदूरों की शोषण से मुक्ति, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। बाकी सभी जो है उसी से संबंधित है। भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, ये जो था भूमिहीन गरीब कौन था, दलिते लोग था, ओके। और औद्योगिक ये इसमें जो है सेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। ओके कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब देखो एक और प्रश्न है यहाँ पे, ये चीज समझ गए, चलो इसको हम इरेज कर देते हैं, आप लोग लिखते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता है। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता, ये जो भारतीय किसान यूनियन हुआ था गेहूं और गन्ना के लिए हुआ था, ठीक है, गेहूं और गन्ना का किसान लोग चाहते थे कि भैया हमार फसल के जो है दाम ज़्यादा मिले, सरकारी दाम वृद्धि हो, किसान लोग को पेंशन मिले, ठीक है, किसान लोग जो कर्जा लिया उसका कर्जा से मुक्ति दिलाए, ये सब चाहते थे। इसीलिए जो है भारतीय किसान यूनियन का गठन किया गया था। और इसके प्रमुख नेता कौन थे, महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है, महेंद्र सिंह टिकैत। अब मोरारजी देसाई कौन थे,
बताए थे ना, प्रधानमंत्री बने थे 2 साल के लिए 1977 में। 1977 में आम चुनाव हुआ था और आम चुनाव के दौरान ही ये जो है मोरारजी देसाई को बहुमत अधिक मिला, ठीक है, और ये क्या बन गए, प्रधानमंत्री। इधर कौन है भैया, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, संपूर्ण क्रांति, ठीक है, क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण। आई होप ये चीज समझ में आ गया कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, तो याद रखना है महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं ना, आ जाओ नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो भैया, ये ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया था, ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन। अब देखो आंध्र प्रदेश से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से ये शुरू हुआ था और महिला लोग ही इसको शुरुआत किए थे, ठीक है। ये ताड़ी विरोधी आंदोलन कैसे हुआ जानते थे, पुरुष लोग जो है ताड़ी पी के, मतलब बच्चे लोग को, मतलब ताड़ी में ही अपना पैसा, जो मजदूर लोग होते हैं ना, गरीब लोग होते हैं वही ताड़ी पीते हैं, ठीक है, मजदूर लोग। तो मजदूर लोग की कमाई कितने होगा, 500 रुपया। वो की करता था मजदूर लोग, 500 रुपया जो है ताड़िए पी लेते थे और इनके बच्चे का, इनके घर की स्थिति पूरी खराब हो रही थी, पूरी तरह से ये बेकार हो रहा था। ना तो इनके बच्चे खाना के लिए इनके पास पैसा था, ना कपड़े पहनने के लिए पैसा था। तो यहाँ पे क्या होता है, महिला सब एक झुंड बनकर ताड़ी विरोधी आंदोलन कर दिया। जैसे बिहार में अभी शराबबंदी है, क्या है, शराबबंदी है, लेकिन नामे का शराबबंदी है। नीतीश कुमार का एक को फैसला सही नहीं होता है, भले वो लागू कर दे, लेकिन उनको नहीं पता है। बताइए तो, नीतीश कुमार को खुद पता है कि बिहार में हर जगह शराब मिलता है। हम ओपन कैमरा बोल रहे हैं, आप लोग के सामने बोल रहे हैं कि शराब हर जगह मिलता है, लेकिन कोई एक्शन लेने वाला नहीं है कि नहीं, यही चीजें हैं। तो आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था, याद रखना आप लोग को। अब देखो नर्मदा घाटी, इसमें भी महिला का अहम भूमिका। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो याद रखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच से होकर निकलती थी नर्मदा घाटी परियोजना। और ये क्यों हुआ था, इसी घाटी के निकट जो था 250 से 300, ठीक है, 250 से 300 लोगों का घर था, ठीक है। और इन लोग का कहना था कि भैया अगर आप इस पे बांध बनाते हो, ठीक है, 30 गो बड़ा बांध, इसमें क्या था, 30 बड़ा बांध बनता, ठीक है, और 300 छोटा बांध, मंझला बांध जिसको बोलते हैं, ठीक है, मंझला बांध, उससे अधिक छोटका बांध बनाया था। तो एक नदी पे इस तरह से बांध बनाया जाता तो पानी फैलेगा और इन लोग का घर डूब जाता। इन लोग का कहना था कि भैया हमको जो है पूर्णवास दे दीजिए, कहीं पे वास दे दीजिए, और मजदूरी पैसा कमाने के लिए कुछ काम उम हो जाए तो वो हमको दे दीजिए। ये लोग यही चाहते थे और यही नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना में यही सब हुआ था। तो ये कहाँ से, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से संबंधित है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो भैया, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था, इसमें हुआ था कि जो मजदूर लोग हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, उनका पैसा जो है ठेकेदार लोग घपलाबाजी कर लेते थे, ठीक है। इसमें भी 10 साल लग गया था, इसमें भी 10 साल लग गया था और लगभग इसका जो है अंत में राष्ट्रपति इसको स्वीकृत किया था। कब किया था, 2005 में आके स्वीकृत किया था इसको, ठीक है, बात समझ में आ रहा था इसमें। और सरकार से मनवाया, क्या होता था कि मजदूर लोग काम करता था, उनको डायरेक्ट पैसा देता था। मजदूर लोग को लग रहा था कि भैया जो सरकार हमको पैसा दे रहे हैं ना, वो पूर्ण रूप से पैसा नहीं मिल रहा है, ठेकेदार और जो प्रशासन था वो काट रहे हैं पैसा का। आगे हम लोग सब्जेक्टिव जो प्रश्न देखेंगे उसमें हम लोग समझेंगे, टेंशन नहीं ले। शुरुआत कब हुआ था, अंत कब हुआ था, 2005 में। कोनो दिक्कत? अच्छा, एक और सवाल यहीं पे आ गया क्या, हाँ, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना, 2005 में, देख लीजिए, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन, सेवन अलायंस पार्टी, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, 7 अलायंस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भैया भारत में जो है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश कौन, नेपाल। जब भारत में देखा कि लोग खुशहाल रह रहे हैं तो नेपाल के लोग सोचे कि हमारे देश में भी क्या हो, लोकतंत्र हो। लेकिन उससे पहले जो एक राजा था, ध्यान से समझिएगा, एक राजा था, ठीक है, राजा वीरेंद्र को सिर्फ प्रधान बनाया गया, बाकी जो है
सब चीज लोकतांत्रिक देश में जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से हो रहा था। लेकिन राजा वीरेंद्र को मार देता है, ठीक है, वहां पर हत्या कर दिया जाता है। फिर राजा ज्ञानेंद्र आता है, वो की करता है, फिर से वहां पे राजतंत्र घोषित कर देता था। लोगों का बस ये मांग था कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था कि लोकतंत्र का स्थापना करता, पुनः लोकतंत्र को स्थापना करना। ओके, आ जाओ भाई। अब बोलबिया, ठीक है, बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो ध्यान से समझिएगा। बोलबिया में क्या हुआ था, वहां के जो सरकार थे वो बहुराष्ट्रीय कंपनी को पानी बेच देते थे। याद रखिएगा, वहां के वेतन जो था, वो लोग का मासिक वेतन था 5,000 रुपया, और टैक्स लगाकर पानी पे कितना कर दिया था, 1,000 रुपया। अब बताइए भैया, 5,000 कमाते हैं, 1,000 पानी पे उड़ाइएगा तो आप कैसे घर गृहस्थी चला पाइएगा। इसीलिए बोलबिया में क्या हुआ था, जन संघर्ष हुआ था, लोग रोड पे उतर आए थे और पानी का दाम कम कराया, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनी था उसको भगाया था वहां से, ठीक है। तो क्या हुआ था, पानी की कीमत में वृद्धि हुआ था। मैंने पूरी डिटेल से आप लोग को पढ़ा रखा है, ठीक है, आराम से आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखें जरूर देखना। ओके, अब देखो एक और प्रश्न, श्रीलंका कब आजाद हुआ भैया, श्रीलंका कब आजाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हुआ, ठीक है। और आप लोग को याद ही रखना है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी में क्या हुआ था, संविधान लागू किया गया था। और उसके एक साल बाद जैसे भारत आजाद हुआ, याद रखना, भारत का अगर नक्शा देखो, मुझे तो ड्राइंग सही से नहीं आता है, बस ऐसे हम आप लोग को दिखाते हैं। ये है, ये मान लो भारत है, ठीक है, इसी प्रकार से कुछ होता है। और यहाँ पे ना करके लटकल होगा, यही है श्रीलंका आप लोग का, क्या है, श्रीलंका, ठीक, श्रीलंका। भारत 1947 ये 1948 में, ठीक है, 1948 ईस्वी में। कहाँ है भैया 1948, देख लो 1948 में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, राजनीतिक दल किसको कहते हैं, सभी व्यक्तियों का समूह, ठीक है। राजनीतिक दल का आशय क्या है, व्यक्तियों का समूह है, क्या है, व्यक्तियों का समूह है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब देखो 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों का होता है। भैया राजनीतिक दल का एक ही प्रमुख उद्देश्य होता है कि भैया हम सत्ता में कैसे आए, सत्ता की प्राप्ति करना, ठीक है, प्रमुख उद्देश्य वही होता है। किसी भी प्रकार से लोगों को अपने ऊपर आकर्षित करना, लोगों को एक कार्य प्रणाली बताना, नीति बताना, ये सब लोग को बताया। जैसे सत्ता में आने से पहले क्या बोलते हैं कि हम जब आएगा, हमारा सरकार जब आएगा, पहले तो भैया तो औकात नहीं है कुछ करने का, तुम तो करते नहीं हो, बाद में आने के बाद भी कुछ नहीं करते हो। लोग को ना गलत बात, ये लोकतांत्रिक देश है, भारत लोकतांत्रिक देश है, लोगों को यहाँ पे वोट के अनुसार ठगा जाता है, ठीक है। वोट लेने से पहले देखिए नेता लोग जो है ना, बहुत सारा आपके सामने जो है प्रस्ताव रखेगा, हम आएंगे ना तो आपके इधर सोने वाला अथी बना देंगे, जिस पे सोते हैं ना, चांदी का पलंग बनवाएंगे, ये बनवाएंगे, वो बनवाएंगे, खेल मैदान बनवा देंगे, पानी के लिए टेंशन नहीं लेना होगा, ये जमल है ना पानी, इसको साफ करवा देंगे, पूरा बड़ा सा रोड बनवा देंगे। ये सब भावनाओं में डूब जाते हैं। याद रखना, उन्हीं व्यक्ति को वोट दो जो आप समाज के लिए हितों के बारे में सोचे, पूरे बिहार के हितों के बारे में सोचे। वो नेता अच्छा ही नहीं कि आपके लिए पर्सनल, जो नेता बोल रहा है पर्सनल हम आपके लिए एक रोड बनवा देंगे, वो नेता सही नहीं होता है, ठीक है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम कहां पड़ा था, राजनीतिक दलों का जो नींव सर्वप्रथम पड़ा था, याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद देखो यहाँ पे 18 नंबर है, निम्नलिखित में किससे लोकतांत्रिक का प्राण माना जाता है, लोकतांत्रिक का प्राण माना जाता है किसको, राजनीतिक दल को। कहाँ भैया, चलो भाई, राजनीतिक दल को, लोकतंत्र का प्राण किसको माना जाता है, राजनीतिक दल को। दूसरा 19 नंबर ना है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है। राजनीतिक दल का चुनाव लड़ना है ही भाई, प्राकृतिक आपदा में राहत देना भी उसी का कार्य है, सरकार की आलोचना करना भी राजनीतिक दल का कार्य है, आप अफसरों की बहाली संबंधित कार्य, ये गलत है, संबंधित नहीं है। राजनीतिक दल अफसर वगैरह का बहाली नहीं करेगा, सरकार का आलोचना करेगा, सरकार ही गलत कर रहा है, ठीक है, ये सही करना चाहिए। ओके, 19 नंबर तक कंप्लीट। आ जाओ भाई 20 नंबर, ठीक है। देखो शायद 31 गो कि 30 गो है लगभग ऑब्जेक्टिव। आ जाओ,
चलो भाई, कह निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। ठीक है, देखो भाई, राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचार को जोड़कर सरकार के सामने रखता है, ये बात तो सही है। दूसरा है, राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता को स्थापित करने का साधन है, ये भी बात सही है। अगला आता है यहाँ पे, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बात गलत है। अब देखो घ नंबर है, राजनीति दल विभिन्न वर्ग, जातियां, धर्मों की समस्या सरकार तक पहुंचाता है, ये बात भी सही है। और मेल कौन नहीं खा रहा, घ नंबर मेल नहीं खा रहा कि देश के विकास के लिए सरकार की नीतियों में राजनीतिक दल जो है बाधा उत्पन्न करता है, ये बात गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला 21 नंबर, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बहुदलीय व्यवस्था नहीं, किस देश में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो भैया ये ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ओके, 22 नंबर देखो, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में रहता है। ठीक है, अब देखो गठबंधन किससे बनेगा, दो दल या दो राजनीतिक दल मिलाकर गठबंधन करता है। ठीक है, सरकार बनाने, सत्ता में जो है गठबंधन का सरकार कैसे बनता है। अब देखो भाई, 1975 से पहले जो सब कांग्रेस को बहुमत मिलता था, लेकिन 1975 के बाद जब भी आइएगा तो यहाँ पे किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, पूर्णतः बहुमत नहीं, सब पार्टी को सब देता है वोट। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है, दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर चुनाव से पहले या चुनाव के बाद मिलकर सत्ता पर शासन चलाना, यही क्या होता है, गठबंधन होता है। ओके, तो चलिए, दो या दो से अधिक, तो क्या हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो बहुदलीय व्यवस्था में। ओके, 23 नंबर देखते हैं, किसी भी देश में राजनीतिक अस्तित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ठीक है, यहां ध्यान देना है आप लोग को, किसी भी देश में राजनीतिक अस्तित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो देखो भाई, यहां पे देख लेते हैं, सभी दलों द्वारा सरकार की रचनात्मक सहयोग देना, यह बात भी सही है। किसी भी ढंग से सरकार को अपरस्त करना, यह बात गलत है भैया, कि किसी भी देश में राजनीतिक का अस्तित्व रखने के लिए, मतलब अस्तित्व रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ, ठीक है, अपदस्थ करना। ठीक है, मतलब उसको बेकार सी बात बोल बोल के उसको हटाने वाला काम करना। ठीक है, इस प्रकार से यह बात गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गो। चलिए 21 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है। चुनौती जो है कौन सा नहीं है, यहां ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक दलों के भीतर समय पर संगठित चुनाव नहीं होना राजनीतिक दलों के लिए चुनौती ही है। अब देखो यहाँ पे, राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, चलो इसको ऐसे रहने दो। अब देखो, राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्या सरकार के पास पहुंचाना, ये बात भी सही है, राजनीतिक दलों के लिए चुनौती ही है। विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, यह बात भी सही है। विपरीत जो भी है, दो विपक्ष, ठीक है, विपरीत या विपक्ष सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, यह भी राजनीतिक दलों के लिए चुनौती क्या ही होता है। लेकिन ये वाला बात हजम नहीं हो रहा कि राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, ये राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है, इस तरह का नहीं देखे थे। ठीक है, राजनीतिक दलों का क्या क्या चुनौती है ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया है, अगर नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा वीडियो। ओके, आ जाओ भाई, देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग 25 नंबर देखते हैं, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून किस पे लागू होता है, संसद एवं विधायकों पर। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता भैया, याद रखियो। ओके, आ जाओ, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा ही चिन्ह प्रदान किया जाता है। आइए देख लेते हैं 27 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी। कौन सा? लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। ओके, आ जाइए भैया, जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 में। 1999 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, और भी कुछ सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिलान करना है भैया। समाजवादी पार्टी का कौन? साइकिल छाप मैंने बता रखा था आप लोग को, राजद। राजद जी, राजद मतलब राजद कौन केकर पार्टी है? लालू यादव का ना, लालू यादव का। याद हो गया होगा आप लोग को राजद। तो लालू यादव का क्या? लालटेन। हाँ, लोजपा, लोजपा का क्या है? बंगला। लोजपा का बंगला। जेडीयू, जेडीयू अभी गए हैं नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, ठीक है, याद रखिएगा, नीतीश कुमार। ये रामविलास पासवान, ठीक है, ये इसका ये था ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे उसका नाम हम आपको पढ़ा चुके हैं, सब पार्टी में कौन कौन सा पार्टी आया था नहीं आया था। कोई दिक्कत हुआ जी यहाँ तक समझने? समाजवादी पार्टी का क्या हो जाएगा? साइकिल छाप। राजद का लालटेन, लोजपा का बंगला, जेडीयू का तीर। ओके, मिलान करें, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये जो है आप लोग का कांग्रेस पार्टी, इसको क्या बोला जाता है? यूपीआई, यूपीए, सॉरी यूपीए ना, हाँ चलो ये अच्छा यहाँ पे हम कर दिए हैं, ताकि अगर आप लोग को नोट्स वगैरह हम दें ना, ताकि वहाँ पे टिक कर लीजिएगा। पैनल वाला पीडीएफ मिट जाता है कभी कभी। तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तो एनडीए, एनडीए याद रखना, बीजेपी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आपका क्या हो जाएगा भैया? कम्युनिस्ट पार्टी, तो यहाँ पे दो दो जगह देखिएगा, यहाँ पे राष्ट्रीय दल नहीं क्षेत्रीय दल दे रखा है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय दल हो जाएगा। यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, राष्ट्रीय दल होगा, ठीक है। राष्ट्रीय दल आपका हो गया कम्युनिस्ट पार्टी, और झारखंड हो गया आपका क्षेत्रीय मोर्चा। बताए थे ना आप लोग को, मोर्चा। ओके, कोई दिक्कत? देखो भाई, जब भी आप पढ़ो ना मेरे से या किसी भी शिक्षक से, पहले ना आप उनकी पूरा वीडियो देखो, ठीक है, पूरा वीडियो, कि इससे पहले सर ने क्या क्या पढ़ा रखा। मुझे पूरा का पूरा प्रश्न याद हो रखा है, इसलिए मैं फटाफट से आप लोग को बताते चल रहा हूँ, ताकि आप लोग का रिवीजन हो सके, ठीक है। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे, मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट में ही जवाब देना, 1 से 2 लाइन ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो मैंने आप लोग को बताया था ना भैया, क्या मार्च 1974 में, ठीक है, 1947 बोल रहे थे, 1974 में बेरोजगार, इस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ओके, बेरोजगारी एवं खदानों की कीमत में वृद्धि हुई, ठीक है। देखो वहां पे क्या हुआ था 1974 में, क्या हुआ? बेरोजगारी एवं खदानों की कीमत में वृद्धि हुई। कारण बिहार के छात्र ने सरकार के खिलाफ छेड़ दिया, मतलब आंदोलन छेड़ दिया, जिससे छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ओके, कोई दिक्कत हुआ जी? नहीं ना। चलो, बिहार में हुए छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? कि बेरोजगारी एवं खदानों की कीमत में वृद्धि हो गई थी, इसलिए बिहार के छात्रों ने क्या किया था? सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। ओके, आज जो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समझिएगा, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने अंगू की पेड़ों की या वृक्षों की कटाई के विरोध करने के लिए क्या था? वे राज्य वन विभाग के ठेकेदार द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। कौन? ये वहाँ के जो लोग थे, कहाँ के? उत्तराखंड राज्य के लोग थे। वहाँ पे क्या कर रहा था? मेरा भाई वृक्ष ये अपना परंपरागत अधिकार है, इसे मत काटो। वृक्ष काटने के लिए रोक रहा था, अंगू की पेड़ की कटाई के लिए। ओके ओके, आ जाओ नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा नंबर, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है? स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन सा होता है? ध्यान समझिएगा, क्या होता है? हम लोग का छात्र में कुछ हो गया,
ठीक है, विद्यालय में हम लोग का फीस बढ़ जाता था, क्या करते थे, रोड पे जाम कर देते थे, रोड पे जाम कर देते थे। अब वहां पे जाम लगा कर देते, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और ये दल क्या हो गया, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन। कौन होता है, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन, यही हो गया। सिंपल सी बात समझो। इसमें क्या होता है समझिएगा, राजनीतिक दल पूरे एक कोई जन समूह, राजनीतिक दल से परे मतलब हटके, परे मतलब हटके, राजनीतिक दल से हटके परे जब कोई जन समूह अपने हितों के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए समूह बनाता है, सत्ता पर प्रभाव डालता है, उसे स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कहा जाता है। जैसे भारतीय किसान यूनियन संगठन बन गया था ना, लोग पूरे किसान लोग जुट गया था। तो अगर किसी भी प्रकार छात्र किसी प्रकार का ये चीज हटाना है तो धीरे धीरे क्या होता है, एक संगठन का निर्माण हो जाता है। ओके, अब देखो चौथा नंबर की भारतीय किसान यूनियन का मुख्य उद्देश्य मांगे क्या था, भारतीय किसान यूनियन का मुख्य मांगे क्या थी। तो आप लोग लिखेंगे कि भारतीय किसान यूनियन का मुख्य मांगे निम्नलिखित था, गन्ने और गेहूं के समर्थन मूल्यों में वृद्धि होनी चाहिए भैया। दूसरा बात बोला, कृषि उत्पादों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर लगी पाबंदी को हटाना चाहिए, मतलब कि टैक्स वगैरह जो है एक राज्य से अगर दूसरे राज्य जाता है तो आप टैक्स वगैरह नहीं लेंगे, ठीक है। समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति करना है और किसानों के बकाये कर्ज को माफ करना और पेंशन योजना का प्रावधान करना। लोग का जो किसान लोग थे ना, किसान लोग क्या चाहते थे कि भैया अगर हम लोग अभी खेत में अन्न उपजा देते हैं, ठीक है, अन्न को जो है उपज करते हैं ताकि पूरे भारत जो है स्वेच्छापूर्वक उसे खाते हैं, और अलग देश भी, हमारे देश से दूसरे देश में भी अनाज वगैरह, ठीक है, अनाज जो है जाते रहता है। तो किसान लोग का कहना, अगर हम बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है, अगर हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो हम लोग को अगर पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग को नौकरी तो है नहीं, काम नहीं है, तो फिर हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए वो लोग का चाह रहा था कि हम लोग को पेंशन मिले, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, दो तरह से दे दिए, भारतीय किसान यूनियन का मुख्य मांगे क्या थी, इस तरह लिखेंगे, भारतीय किसान यूनियन में गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य की बढ़ोतरी करने, कृषि से संबंधित उत्पाद अंतर्राज्य मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही मतलब आने जाने पर लगी पाबंदियों को समाप्त करने, समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति करने के लिए किसानों के बकाये कर्ज को माफ करना तथा किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान की मांग थी। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, आ जाओ भाई, 4 हो गया, 5वां देख लेते हैं। सूचना का अधिकार आंदोलन मुख्य उद्देश्य क्या था भैया। इस आंदोलन में सरकार से एक बड़ी मांग पूरा करवाने में जो है सफल रहा। सूचना का अधिकार आंदोलन जो है, इस आंदोलन में सरकार से एक बड़ी मांग पूरा करवाने में यह आंदोलन जो है सफल रहा, ठीक है। सूचना का अधिकार का शुरुआत 1990 में राजस्थान के एक अति पिछड़े क्षेत्र, भीम तहसील क्षेत्र वहाँ का जगह नाम था, सर्वप्रथम वहीं से आवाज उठाई गई थी और उसके अंतर्गत ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन एवं भुगतान का बिल मतलब रसीद, ठीक है, बिल उपलब्ध कराने को कहा। ग्रामीणों को लग रहा था कि उन्हें दी गई मजदूरी में भारी घपला हो रहा है, इसलिए सूचना के अधिकार आंदोलन हुआ था, ठीक है। और 2005 में राष्ट्रपति इसको माना, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया था। ओके, 2005 में आके, मैंने ऑब्जेक्टिव में शायद बताया ही था आप लोग को। 6ठा नंबर देखो, राजनीतिक दल की परिभाषा दे। ओके भैया, राजनीतिक दल के हम 50 बार परिभाषा दे चुके हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग याद नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप लोग याद कीजिए तो। बोलते बोलते ना, चलो भाई। राजनीतिक दल का उत्तर देखो, राजनीतिक दल का परिभाषा दे। राजनीतिक दल का अर्थ ऐसे व्यक्तियों के किसी भी समूह से जो एक समान उद्देश्य के प्राप्ति के लिए कार्य करता है या उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, राजनीतिक दल का अर्थ ऐसे व्यक्तियों किसी भी समूह से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, जो एक समान उद्देश्य प्राप्ति के लिए काम कर रहा है, उस दल, अगर वो दल
अगर या उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं और मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियां एवं कार्यकलाप तैयार करना, नीतियां मतलब प्लान, ठीक है, प्लान तैयार करना किस तरह से राजनीति में सत्ता वगैरह हासिल करना। ओके, आ जाओ भाई, 7वें नंबर देख लेते हैं। और अभी तो शॉर्ट ही चल रहा है, लॉन्ग अभी बाकी है। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकारों के बीच कड़ी मेहनत करती है? तो भैया एगो बात बताओ कि कहियो प्रधानमंत्री के दर्शन हुआ है आपको जो राजनीतिक में दर्शन? हालांकि कहिएगा सर जी टीवी पे हम देख लिए हैं तो मान लेंगे, कभी स्टेज से उतना कभी हाथ मिलाने आए हैं मोदी जी या नीतीश जी आए हैं? बहुत कम, 1-2% आदमी से, वो जेकर बाप राजनीति में हुआ ओकरे से मिलाने आएंगे, है कि नहीं? तो राजनीतिक दल में जो लोग रहते हैं ना, और उनके बीच और सरकार, देखो राजनीतिक दल, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है, मैं समझाना चाह रहा हूं। ये हुआ सरकार और ये हुआ जनता, ठीक है, जनता, और ये हुआ राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। ओके, देखो ये दोनों के बीच में एक बड़ा मेहनत होता है, ठीक है। यही लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। और एक बात यहाँ तक पहुँचाने के लिए काम कौन करते हैं? राजनीतिक दल ही करते हैं, ठीक है। इनको कड़ा मेहनत करना पड़ता है। बाकी सरकार में एकरे सरकार रहता है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। राजनीतिक दल जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने प्रस्तुत करता है और सरकार कल्याणकारी योजनाओं के कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाते हैं। और इस प्रकार की राजनीतिक दल एवं जनता सरकार के बीच में कड़ी मेहनत करते हैं। राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच में क्या करते हैं? कड़ी मेहनत करते हैं। ओके, इनकी सभी समस्याओं को लेकर कौन जाते हैं? राजनीतिक दल लेके जाते हैं। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना? चलो भैया, किसी तरह तो 8वां दल बदल कानून क्या है? तो भैया दल बदल कानून जो है, संविधान में इस कानून को जो है संशोधन किया गया है, लेकिन तब फिर भी अभी तक इसका पूर्णतः निरूपण नहीं किया गया, मतलब माना नहीं जाता है। देखो, दल बदल कानून विधायक एवं सांसदों कि एक दल से दूसरे दल में पलायन मतलब चले जाने को रोकने के लिए हुआ था, ठीक है। विधायक और सांसद की करते हैं, एक दल से दूसरे दल में चल जाते हैं, और उसको रोकने के लिए क्या हुआ था? रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर कानून बनाया गया, और इसे ही दल बदल कानून कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन मानता कोई नहीं। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसको कहते हैं बताइए? तो थोड़ा सा यहाँ पे क्षेत्र वाला, तेरी के जो क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। जो मान लिया जाए बिहार है, ये बिहार है, ठीक है, और बिहार के अंदर बहुत सारा छोटा मोटा, सॉरी बिहार नहीं, भारत के अंदर बहुत सारा राज्य है, और ये क्या है? ये पूरे राज्य जो है किसमें? भारत का है। और ये जो है छोटे मोटे सब राज्य है, ठीक है। भारत के अंदर बहुत सारा राज्य होता है कि नहीं जी? भारत के अंदर राज्य, तो यहाँ पे भी सरकार होता है। इसके ये जो होते हैं क्षेत्रीय सरकार होते हैं। कौन होते हैं? क्षेत्रीय सरकार। जैसे नीतीश कुमार हो गया, यूपी में योगी आदित्यनाथ, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो है एक बिहार पे शासन करता है। और ये जो भारत सरकार होता है, भारत सरकार जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, ठीक है, केंद्र सरकार, ये पूरे राष्ट्र के हित के लिए चाहता है, पूरे राष्ट्र के हित के लिए चाहता है। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल वैसे सामाजिक दल जिनका अस्तित्व पूरे देश पर होता है, उनके कार्यक्रम एवं नीतियां राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, और इनकी इकाई स्तर होता है, ठीक है, इनकी इकाई स्तर होता है, ठीक है। मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है। तो भैया ये जो है जनता, देखो जनता हो गया, ये जनता है, और ये क्या है? यहाँ पे 2 शासन करता है, एक केंद्र सरकार
एक ही जनता पे। उसके बाद कौन आ जाता है? राज्य सरकार, सरकार। और गांव में आ जाइए थोड़ा सा और, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। इस प्रकार का हमारा शासन व्यवस्था है। तो ये पूरे भारत पे राज करता है, ये पूरे भारत के जनता पर राज करेगा, ठीक है। और ये जो सरकार रहेगा ये इतने गो पे करेगा, मतलब बिहार लिख दो, बिहारे पर राज करेगा। और ये जो है बिहार के अंदर, बिहार के अंदर एक गांव होता है, क्षेत्र क्षेत्र होता है, ठीक है, ये सब वहाँ करेगा। ओके, इस प्रकार से होता है। जनता एक ही रहता है, तो केंद्र सरकार सब पर, बिहार सरकार अपना क्षेत्र में बिहार में, और स्थानीय जो रहता है वो अपने क्षेत्र में ही करते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? 9 तक हो गया। अब देखो भैया यहाँ पे लॉन्ग जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, ये हमको कुछ ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सभी चीज़ हम पढ़ा चुके हैं बहुत बार, ठीक है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाएं, लेकिन तब पर भी क्या करें, समझाना तो है ही। लॉन्ग में थोड़ा लंबा लिखना पड़ता है, एक ही बात को घुमा फिरा के समझिएगा। जनता जन संघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। क्या आप इस कथन को, इस कथन से सहमत? अरे यार, जन संघर्ष भी लोकतंत्र, जन संघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने पक्ष में उत्तर दें, ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूं कि जनसंघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है। अपने इस कथन से सहमति के लिए निम्नलिखित पक्ष या तर्क है कि पूरे विश्व लोकतंत्र का विकास प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष के चलते हुआ है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो जनसंघर्ष के माध्यम से ही लोकतंत्र का विकास होता है। देखो, लोकतंत्र जैसे क्या हो गया, जनसंघर्ष किसको बोलेंगे? जनसंघर्ष, ठीक है। नर्मदा बचाओ, बचाओ, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, ताड़ी विरोधी, बोलबिया आंदोलन, बोलबिया में जन संघर्ष क्यों हुआ था? वहां पे पानी के लिए हुआ था। नेपाल में जन संघर्ष आंदोलन, ठीक है। श्रीलंका में हुआ था, ठीक है, श्रीलंका में हुआ था। यहाँ पे जो था जाति को और भाषा के लिए हुआ था, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज मैंने इसमें, देखो, इतने जनसंघर्ष ही पढ़ाए आप लोग को। ये सब अध्याय टॉपिक जो है मैंने क्लियर करा रखा, 6 चीजें जो है लगभग 6 के 8 लगभग पढ़ाए। तो जनसंघर्ष से ही लोकतंत्र का निर्माण होता है। जनसंघर्ष मतलब क्या हो गया कि लोगों के मांग जो सामूहिक रूप से, जैसे यहाँ पे जनसंघर्ष हुआ था नर्मदा बचाओ, तो ये पूरे 250 से 300 व्यक्ति का घर था, तो ये पूरे व्यक्ति समाज का था, जनसंघर्ष किया, तब जाके इस चीज को बताया। चिपको आंदोलन, ये भी जनसंघर्ष था। ताड़ी विरोधी आंदोलन, बोलबिया में पानी की कीमत बढ़ गया था, तो लोग वहां पे एकजुट होकर लोकतांत्रिक स्थापित, लोकतंत्र को और मजबूत करता है क्या चीज? जनसंघर्ष। ओके, तो क्या लिखना है, चलिए ध्यान से देखिए। हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूं कि जनसंघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है, और अपने इस कथन से सहमति के लिए निम्नलिखित तर्क या पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष के चलते हुआ है। दूसरे शब्द में यह कहा जा सकता है कि जनसंघर्ष के माध्यम से ही लोकतंत्र का विकास हुआ है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सुदृढ़ करने में जनसंघर्ष का अहम भूमिका होता है। लोकतंत्र जनसंघर्ष के द्वारा विकसित होता है, और लोकतंत्र में फैसले आम सहमति के लिए होता है। यदि सरकार फैसले लेने में जन साधारण के विचारों को
अनदेखी करती है तो ऐसे फैसलों के खिलाफ जन संघर्ष हो जाता है कि लोगों के अगर लोगों का सहमति हो, जनसाधारण के लिए विचार को अगर अनदेखी करती है तो लोग ऐसे फैसले के खिलाफ जन संघर्ष हो जाता है, सरकारों के ऊपर क्या पड़ने लगता है, दबाव, आम सहमति से फैसले लेने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे विकास में आने वाली बाधाएं क्या हो जाती, दूर हो जाती है। आई होप दैट्स क्लियर। चलो भैया, दूसरा नंबर, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ आंदोलन स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन हो गया था? तो भैया हुआ क्या था, ध्यान से समझिएगा, हम एक पढ़ेंगे उड़ेंगे नहीं, ध्यान समझ लीजिएगा। बिहार में जब आंदोलन हुआ था 1974 में लगभग शुरुआत हुआ था, 1975 से 74 या 75 लिख देते हैं, ठीक है, 1974-75 ये शुरुआत हुआ था। उस समय कौन था, ध्यान समझ लीजिएगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हुआ क्या था ये आंदोलन, भूखमरी हो गया था, बेरोजगारी, भूखमरी, ठीक है, ये चीज बेरोजगारी और भूखमरी मुख्य मकसद यही था, ठीक है, इस आंदोलन का। तो उसमें उसके बाद जो हुआ था, लोग ये संपूर्ण लोग जो है गांधी मैदान पटना में एकजुट होकर आंदोलन शुरू किया था, ठीक है, एकजुट होकर आंदोलन शुरू किया गया था। और उसके बाद जो है 1975 के करीब 76-75, ठीक है, संपूर्ण क्रांति हो गया। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था कौन, जयप्रकाश नारायण। और वहीं पे नारा ये भी दिया था, इंदिरा भगाओ देश बचाओ, इंदिरा हटाओ या भगाओ था, ठीक है, भगाओ देश बचाओ। और ये धीरे धीरे कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया। दिल्ली में जो है, दिल्ली में जेपी नारायण लिख देते हैं, जेपी नारायण कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन वहां भी शुरू कर दिया, तो 1975 के ही आसपास क्या किया था, ये जो है जयप्रकाश नारायण जो है क्या किया था, इंदिरा गांधी पे मुकदमा कर दिया था। क्या कर दिया था, इंदिरा गांधी पर मुकदमा कर दिया था, ठीक है। और इंदिरा गांधी को क्या बोला, तुम रिजाइन कर दो, अब तुम प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। तो इनको लग रहा था इंदिरा गांधी को जयप्रकाश नारायण जो है हमसे खुद का मतलब व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहा है, लेकिन वैसा कुछ बात नहीं था, ठीक है। उस समय क्या कर दिया था, आपातकाल शुरू कर दिया था। क्या हुआ था, आपातकाल लागू कर दिया था। कौन किया था आपातकाल लागू 1975 में, ये इंदिरा गांधी ही किया था। ये संपूर्ण क्रांति जो था, संपूर्ण क्रांति मतलब धीरे धीरे पूरे भारत में ये फैल गया था सभी जगह, क्योंकि ये शासन कहाँ करते हैं, पूरे भारत पे तो इसी का शासन था। तो पूरे भारत के लोग, पहले कौन हुआ, बिहार से धीरे धीरे सभी राज्य में है ये एकत्रित, तो मतलब ये इस आंदोलन का सही लगने लगा लोगों को, भैया ये गलत कर रही इंदिरा गांधी, इसके भी खिलाफ ये चीज़ें हो गई थी। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो बाकी इसको पढ़ें या नहीं पढ़ें, तब फिर भी समझ में आ जाएगा आप लोग को। चलिए देख लेते हैं, ईस्वी वगैरह इसलिए दे दिए ताकि आप लोग को ये 1974-75 से ये कांड शुरू ही हुआ था, ठीक है, मैंने आप लोग को पहले बताया था। देखो, बिहार में छात्र आंदोलन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, खदान की कीमत के बेतहास वृद्धि के चलते सरकार के विरुद्ध हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसके आह्वान पर जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित लोग जो है आंदोलन में कूद पड़े थे। उन्होंने बिहार के कांग्रेस सरकार के बर्खास्त करने की मांग करे और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। और जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य भारत में सरल लोकतंत्र का स्थापना करना चाहता था। और जयप्रकाश नारायण की इच्छा थी कि बिहार का यह आंदोलन अन्य प्रांतों में भी फैले। उसी समय रेलवे कर्मचारी ने केंद्र सरकार के विरुद्ध एक
राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का आह्वान किया। उस हड़ताल का व्यापक प्रभाव पड़ा। जयप्रकाश नारायण 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च के नेतृत्व किया और इससे पहले राजधानी दिल्ली में अब तक कोई भी रैली कभी नहीं हुआ था। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए प्रभाव डालना शुरू किया और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जन प्रदर्शन हुआ। लोगों का एक समूह बैठा जिसको जन प्रदर्शन कहते हैं। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा का मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। उन्होंने अपने आह्वान से सेना और पुलिस तथा सरकारी कर्मचारी को भी सरकार के आदेश नहीं मानने के लिए निवेदन किया। कौन? जयप्रकाश नारायण। और इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र मानते हुए 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दिए थे राष्ट्रपति से मिलकर। जयप्रकाश नारायण सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया था। ठीक है, और आपातकाल 1977 के बाद 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ और जनता पार्टी कांग्रेस से सत्ता छीन लिया। ठीक है, जनता पार्टी ने कांग्रेस से क्या किया? सत्ता छीन लिया और मोरारजी देसाई को जनता पार्टी का क्या बना दिया? सरकार में प्रधानमंत्री बना दिया। ये चीज मैंने आप लोगों को बार बार, यही कहानी थी किताब जिसे मैंने कहानी बताया उसी प्रकार से आप लोग को लिख देना है। चलो, और भी है यहाँ पे। वास्तव में बिहार का छात्र आंदोलन कालांतर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का स्वरूप ले चुका था, जिसकी परिणाम 1977 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी का हार और जनता पार्टी का क्या हुआ? जनता पार्टी की जीत हुई। और हम उपयुक्त कथनों के आधार पर यह कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, क्योंकि पूरे भारत में हो तो राष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया तीसरा देख लो। तीसरा में भी घचपच बहुत सारा है। निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़ें और अपने पक्ष में उत्तर दें। कह रहा क्षेत्रीय भावना लोकतंत्र को मजबूत करती है। देखिए, क्षेत्रीय भावना लोकतंत्र को मजबूत नहीं करेगा, क्या करेगा? कमजोर करेगा। तो यहाँ पे प्रश्न गलत है, क्या है? आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है कि क्षेत्रीय भावना लोकतंत्र को मजबूत करता है, जी नहीं। अगर आप चाहेंगे कि हमारा क्षेत्र है और हमारा क्षेत्र ही सबसे बड़ा क्षेत्र है और बाकी धर्म जात के लोग को जो है अधिकार नहीं दीजिएगा, तो गलत है कहीं ना कहीं। चलिए, यहाँ पे क ख ग घ 4 गो प्रश्न दे रखा है और क्षेत्रीय भावना लोकतंत्र को मजबूत करती है। समझते हैं एक एक करको। क्षेत्रीय भावना उग्र होने पर क्षेत्रवाद की स्थिति हो जाता है। क्षेत्रीय भावना जो है, अगर क्षेत्र की भावना रहेगा तो उग्र होगा, लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ तो धीरे धीरे क्या करता है? क्षेत्रवाद हो जाता है और जाति धर्म को अलग अलग करके क्या कर देता है? बांट देता है, जिससे देश के अखंडता में क्या हो जाता है? खतरा आ जाता है। अतः क्षेत्रीय भावना कुछ हद तक लोकतंत्र के लिए अभिशाप बन सकती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? आ जाओ भाई। अब देखो अगला जो है आप लोग का दबाव समूह स्थानीय तत्वों के समूह है, इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए। वास्तव में दबाव समूह एक ऐसी संगठन होता है जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अतः यह कहना है कि दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है बिल्कुल ही निराधार है। इसे समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है, औचित्य नहीं है। ठीक है, देखो वास्तव में दबाव समूह संगठन होता है जो सरकार की नीतियों का क्या करता है? नीतियों को प्रभावित करता है। अतः यह कहना कि दबाव समूह जो होते हैं स्वार्थी होते हैं। ओके, चलो, जनसंघर्ष लोकतंत्र का विरोधी है। जनसंघर्ष जो है लोकतंत्र का विरोधी है, जी नहीं। जनसंघर्ष से ही लोकतंत्र का विकास होता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने एवं इसे सुदृढ़ कराने में जनसंघर्ष का अहम भूमिका होती है। अतः लोकतंत्र जब संघर्ष के द्वारा विकसित होता है तो यह लोकतंत्र का विरोधी नहीं बल्कि लोकतंत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक माध्यम होता है। ओके, कोई दिक्कत? यार ये सब बार बार बता चुका हूं यार। भारत के लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नगण्य है।
नगण्य है, महिलाओं की भूमिका नगण्य है। कह रहा भारत में लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में जो है महिला की भूमिका नगण्य है, मतलब बहुत कम है, ये कहा। अब देखो, यह कहना कि लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में महिलाओं का भूमिका नग्न है, यह सरासर गलत है। ज्ञातित्व हो कि चिपको आंदोलन, तारी विरोधी आंदोलन, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन हिस्सा लिया था। उसके अतिरिक्त नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुखिया मेघा पेटेकर, ठीक है, इस आंदोलन का राष्ट्रव्यापी बना दिया और अंत समय पर लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। लेकिन एक चीज याद रखना है, राजनीतिक दल हो या सत्ता में हो, आज देखिएगा सत्ता के जो बेटे होते हैं ना, जो नेता वगैरह के बेटे होते हैं, वही दिलचस्पी रखते हैं सत्ता में आने के लिए। लेकिन पढ़े लिखा युवा जल्दी सत्ता वगैरह में नहीं पढ़ना चाहता, जानता है हमारा किस्मत फूट जाएगा। महिला भी जानती है, नहीं जाना उस सब चीज में। राजनीति बड़ा गंदा चीज है। ओके, आ जाओ भाई, चौथे नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दल का होना आवश्यक है। बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र का परिकल्पना करना बेईमानी है। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल जीवन का एक अंग बन चुका है, इसलिए उन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ओके, कोई दिक्कत? मैंने इसको ज़्यादा नहीं समझाना चाहा क्योंकि बहुत बार समझा चुका यार। अब देखो, ये रहा राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार योगदान करता है। हम एक ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार पढ़ देते हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। सब चीज़ डिस्कस करेंगे, ऐसे गला फंस गया है, इसलिए भाई बहुत सिंपल साधारण भाषा में ध्यान समझिएगा। उत्तर ले है कि राष्ट्रीय विकास के लिए राज्य एवं समाज में एकता स्थापित होना आवश्यक है। इसके लिए राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करता है। राजनीतिक दलों में विभिन्न जातियां, धर्मों, वर्गों एवं लिंगों के सदस्य होते हैं। ये सभी अपने अपने जाति, धर्म एवं लिंग की प्रतिनिधित्व भी करते हैं। राजनीतिक दल ही किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व ला सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल सरकार के विरोध की जगह उसकी रचनात्मक आलोचना करें। राष्ट्रीय विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि शासन का निर्णयों में सबकी सहमति और सभी लोगों की भागीदारी हो। ठीक है, मैं पढ़ के सुनाया और कुछ समझाने की कोशिश नहीं किया। देखो, इस प्रकार के काम राजनीतिक दल ही करते हैं। राजनीतिक दल संकट के समय रचनात्मक कार्य भी करते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत का कार्य आदि। राष्ट्रीय विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं और लोकतांत्रिक देश में इस तरह की नीतियां एवं कार्यक्रम विधान मंडल से पास होना आवश्यक होता है। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष पक्ष के सहयोग से विधान मंडल ऐसे नीतियां एवं कार्यक्रम को पास कराने में सहयोग करते हैं। इन सभी बातों के आधार पर समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दल बहुत ही व्यापक रूप से योगदान करते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो बोलना, हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। थोड़ा सा पेन हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। अब देखो, राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य, मैंने इस पे बहुत वीडियो जो पार्ट 2 में बढ़ाया है ना, ज़रूर देखना मेरे भाई, उसमें समझा दी है पूरी कहानी। ठीक है, देखो मैंने इन सभी चीज़ों पे चर्चा कर ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर जिन बच्चों ने नहीं लिखा है तो मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, लोकतंत्र, देखो राजनीतिक दलों का जो प्रमुख कार्य होते हैं, नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना, मतलब प्लान करना किस प्रकार से सत्ता में आना है। राजनीतिक दल जनता को क्या करता है, समर्थन प्राप्त करने के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं कि भैया किस प्रकार से हम सत्ता में आएंगे। इन्हीं नीतियां एवं कार्यक्रम के आधार पर चुनाव भी लड़ते हैं और राजनीतिक दल भाषण, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र पर आदि के माध्यम से अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं। जनता को जो अच्छा लगता है, मतदाताओं को अपनी आकर्षित करने का
नाकाम करते हैं, कोशिश करते हैं, और मतदाताओं भी राजनीतिक दलों को अपना समर्थन देते हैं और उसकी नीतियां एवं कार्यक्रम के जनता के लिए, कल्याण के लिए एवं राष्ट्रीय हितों के लिए मजबूत करने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे लोकतंत्र का निर्माण, लोकतंत्र का निर्माण, ठीक है, लोकतंत्र में जनता की सहमति से, समर्थन से ही सत्ता प्राप्त होती है। इसके लिए शासन की नीतियां पर लोकमत प्राप्त करना होता है और इस तरह के लोकमत का निर्माण राजनीतिक दल के द्वारा ही हो सकता है। राजनीतिक दल लोकमत निर्माण करने के लिए जनसभाएं, रैलियां, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि की सहारा लेते हैं। अब देखो शासन, भैया थोड़ा सा पेन कर रहा है ना, ठीक है, आवाज़ नहीं निकल पा रहा, इसलिए मैं ख़त्म तो नहीं करूँगा वीडियो को, बट आप ना ये देख लो, मैं थोड़ा सा इधर खसक जाता हूँ और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो एकदम साधारण भाषा में। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। चौथा लोकमत का निर्माण, और पांचवा हो गया सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ कार्य, ठीक है। आप यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, दिख रहा है ना पूरा, कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाओ भाई। चलो, छठा राजनीतिक प्रशिक्षण, ठीक है। 7 दलीय कार्य, ठीक है, ओके, 7 हो गया। 8वां एक है गैर राजनीतिक कार्य, ये राजनीतिक दलों का कार्य है, ठीक है। और एक और 7वां नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों की राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करते हैं, इसके लिए मापदंड क्या है। तो ये मैंने पूरे अच्छे तरह से अपने भाषा में लिख के आप लोग को दे दिया हूँ ताकि आप लोग समझिएगा। अगर तब फिर भी किन्हीं भी बच्चा को प्रॉब्लम हो तो भैया कमेंट कर देना है, ठीक है, कमेंट कर देना, तो फिर मैं इसके लिए वीडियो आगे बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ मैंने 2 प्रश्नों का आंसर नहीं करवाया, ठीक है, पैनिक हो रहा थोड़ा सा, आई होप आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक करना। दो क्वेश्चन के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। जो 2 क्वेश्चन था 6 और 7 मैंने नहीं करवाया, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। कोई दिक्कत नहीं ना, बस आप लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा सा सपोर्ट करना मेरे भाई, इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। क्या करना है, एक लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। मैं अपने तरफ से जब कोई कमी नहीं करता हूँ तो आप लोग क्यों कमी करते हो मेरे भाई, मुझे पता नहीं आता, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। मिलते एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।